वो एक क्या है बेटा, धनावेशित गोला है, और इस धनावेशित गोले के अंदर छोटे छोटे बीज के रूप में कौन प्रेजेंट है। उसके बाद कौन आया, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ये बताया कि बीच में क्या पाया जाता है, नाभिक, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के वृत्ताकार पथ पे क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। फिर उसके बाद कौन आया, बोर। बोर ने इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सुधार कर बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे, वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि परमाणु की संरचना में बीच में कौन पाया जाता है बेटा, नाभिक, और बाहर की तरफ कौन पाया जाता है, ये समझ में आया। अब इसको हम और अंदर से समझने के लिए देखो क्या समझेंगे, बहुत अच्छे ढंग से समझना, जो मैं आपको अच्छे से मॉडल समझाने वाली हूँ। देखो आप इसको कैसे समझेंगे, मैं एक स्कूल कैंपस से कहानी शुरू करूंगी और इसको इलेक्ट्रॉन पे जाकर क्या कर दूंगी, खत्म। लिखिए, ये हमारा स्कूल का कैंपस है, ठीक है। ये स्कूल की क्या है, आउटलाइन बाउंड्री है स्कूल की, और ये स्कूल का आपका क्या गेट है। स्कूल के गेट के अंदर जाते ही आप कहाँ एंटर हुए, रूम में। अरे है कि नहीं रूम, रूम के अंदर जैसे ही एंटर होंगे तो ये आपको क्या दिखाई दे रही है, बेंच और फर्नीचर, और इसमें कौन बैठे हुए हैं, स्टूडेंट, राइट। यही है, सेम डिक्टो कहानी की किसमें होती है, एटम में होती है। किसमें होती है, एटम में। अगर हम परमाणु की बात करें तो सबसे पहले बाहर की तरफ, नाभिक के बाहर की तरफ जो पाया जाएगा, जैसे बाहर स्कूल की बाउंड्री है ना, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कोश। इसको हम क्या कहते हैं, कोश, या इसी को हम क्या कहते हैं, कक्षा, या इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, शेल। क्या बोलते हैं, शेल। अब आप अंदर जा रहे हैं, अंदर की तरफ क्या है, रूम। तो ये जो रूम है इसको हम किस में डिवाइडेड कर देते हैं, उपकोश। पहले कौन होती है, सब शेल। अब ऐसे ही देखो क्लास के अंदर क्या पाई जा रही है, फर्नीचर पाए जा रहे हैं, नहीं पाए जा रहे, तो इस फर्नीचर को हम एटम के अंदर क्या बोलेंगे बेटा, कक्षक। क्या बोलेंगे, कक्षक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। और इस फर्नीचर पे कौन बैठा हुआ है, स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट ही क्या है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्वांटम नंबर से, या हम क्वांटम नंबर से जो परमाणु की स्ट्रक्चर समझेंगे, वो परमाणु की स्ट्रक्चर क्या समझ के आई, सबसे बाहर की तरफ आपका क्या पाया जाता है, शेल, कोश। फिर वो कोश किसमें डिवाइडेड है, आगे जाकर सब शेल के अंदर, उपकोश के अंदर। फिर वो किसमें डिवाइडेड है, ऑर्बिटल में, और इन ऑर्बिटल में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम जनरली बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, कक्षक। कहाँ पाया जाता है, कक्षक में। इन सब की जानकारी हमें किससे मिलेगी, क्वांटम नंबर से। किससे मिलेगी, क्वांटम नंबर। तो जो पहली क्वांटम नंबर है कौन सा है, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहली जो क्वांटम संख्या आपकी कौन सी है, सबसे पहली क्वांटम संख्या आपकी कौन सी है, मुख्य क्वांटम संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम, इस जो मुख्य क्वांटम संख्या है, जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल एन। ठीक है। सबसे पहली बात ये किसके बारे में बताएगी, कोश के बारे में बताएगी। किसके बारे में बताएगी बेटा, कोश के बारे में बताएगी। कोश का मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है, कौन से कोश में, कौन से सेल में, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में, चौथे में। अगर आपको याद हो तो हमने बोर्ड से पढ़ा था, n इक्वल टू 1 तो हम उसको कौन सा कोश कहते हैं, k। n इक्वल टू 2 तो हम उसको कौन सा कहते हैं, l। n इक्वल टू 3 क्या बोलते हैं, m। और n इक्वल टू 4 दैट इज कॉल्ड टू n। ये बोलते नहीं बोलते, k शेल हो गया, l शेल हो गया, m शेल हो गया। और इसका मतलब अगर हम n का मान की बात करें, n की वैल्यू की बात करें, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन, कितनी भी हो सकती है, इन्फिनिटी नहीं तो कितनी भी हो सकती है, आप जब तक जहां तक आप इलेक्ट्रॉन कोश में जाना चाह सकता है। आप मुझे बताइए n इक्वल टू 0 होगा क्या, n इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या,
n इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। n इक्वल टू 0 वैल्यू आ ही नहीं सकती। 0 का मतलब क्या, कोश ही नहीं है। कोश ही नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और ऐसा कोई भी एटम नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो। इलेक्ट्रॉन तो सभी एटम के अंदर प्रेजेंट है ना। एक ऐसा एटम जरूर है जिसके अंदर न्यूट्रॉन या हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन तो सभी में, अपने अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। तो n इक्वल टू कभी भी 0 नहीं होगा। n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 2 3 होगी। ये किसके बारे में बताएगा, कोश के बारे में बताएगा। और क्या बताएगा, ये आपके पास जो कोश है ना, कोश, उस कोश के आकार के बारे में बताएगा। साइज, आकार भी कौन बताएगा, आपका मुख्य क्वांटम संख्या बताएगी। कैसे बताएगी, मैंने आपको ये बोला n इक्वल टू 4, इससे आप क्या समझे, और n इक्वल टू 2, इससे क्या समझे। n इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, कोश कौन सा है, चौथा। और n इक्वल टू 2 का मतलब दूसरा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये n इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, वह पहला कोश, और ये यानी कोश की संख्या कितनी है, 2। कोश की संख्या 2 है तो नाभिक से लेकर कोश तक की दूरी इतनी हो गई। इसका मतलब इसका आकार इतना बड़ा है, यही तो हुआ। अगर कोश 4 की बात कर रहे हैं आप, तो कोश 4 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब देखिए आप, कोश 4 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें कोश कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। तो आप बताइए आकार किसका बड़ा है, n इक्वल टू 4 का या n इक्वल टू 2 का। तो इसका मतलब ये किसके बारे में बताएगा, आकार के बारे में बताएगा। साथ ही साथ आकार के साथ ही साथ ऊर्जा का फॉर्मूला हमने बोर्ड से पढ़ा था, पढ़ा नहीं पढ़ा था, क्या था ऊर्जा का फॉर्मूला, E बराबर क्या पढ़ा आपने, एच नहीं, बोर्ड ने जो कैलकुलेट करके बताया था, E बराबर -13 वाला, कौन सा पढ़ा था। जैसे कोश नंबर 1 है, उसकी ऊर्जा का मान क्या होगा, अभी तो रखे थे। चलो छोड़िए, आप है ना, बोर्ड ने जो ऊर्जा का मान बताया था ना, n इक्वल टू 1 करके क्या निकाल सकते हैं आप, ऊर्जा निकाल सकते हैं, 2 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या क्या बताएगी, कोश के बारे में बताएगी, कौन सा कोश है, इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में उपस्थित है, उसका मान कितना होता है, 1 2 3, है ना। 1 2 3 आंसर कर सकते हैं, उसका मान 0 नहीं होगा कभी भी। ये आकार और इसके ऊर्जा के बारे में बताएगी। कोश नंबर 2 है तो कोश कौन सा होगा, KLM आपको दे रखा है। अब देखिए आप सेकंड, दिगंशीय क्वांटम संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है बेटा, स्मॉल एल से। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल से। ये जो क्वांटम संख्या है ये किसके बारे में बताएगी बेटा, उपकोश, कोश के बारे में बताएगी। अब तक हमने ये पढ़ा कि कौन सा कोश है, अब उस कोश में उपकोश कौन सा पाया जाता है वो कौन बताइए, आपकी दिगंशीय क्वांटम संख्या। कैसे निकालेंगे हम इसका, इसका एक वैल्यू है, आपको कैसे जाना पड़ेगा, 0 से n-1, क्या करना पड़ेगा, 0 से n-1। किसी भी कोश में कितने उपकोश होते हैं, उस उपकोश को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं हम, 0 से n-1। क्या लगाएंगे, 0 से n-1। फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू क्या है, 4, n इक्वल टू क्या है, 4। इसका मतलब आप कोश बराबर कितना है, 4। अब आपसे पूछा जाए कि कोश 4 है तो इस कोश 4 में उपकोश बताइए। कोश 4 है तो इस 4 में उपकोश कितने होंगे, तो कैसे निकालेंगे आप देखो, फॉर्मूला अप्लाई करें, 0 से n-1, 0 से n-1। तो क्या लिखेंगे आप, 0 से n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 4। तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 0 से 3, 0 से 3, 0 से 3। इसका मतलब 0 1 2 एंड 3। तो कितने नंबर आए आपके पास, कितने नंबर आए, 0 1 2 3, कितने नंबर आए, 4। इसका मतलब जो चौथा कोश है उसके अंदर उपकोश कितने आएंगे, 4। कितने उपकोश आएंगे, 4। अभी मैं आगे समझाऊंगी सब कुछ, कितने उपकोश आएंगे, 4। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने कोश होते हैं उतने ही उसमें क्या पाए जाते हैं, उपकोश। कोश हमने कितने लिए थे, 4, तो उपकोश में हमारे पास कितने आए हैं, 4 ही आए।
कोश हमने कितनी लिए थे? 4। उपकोश हमारे पास कितने आए? 4। लेकिन उन उपकोश की वैल्यू आई है, क्या आई है? वैल्यू। एक की वैल्यू आई है 0, एक की वैल्यू आई है 1, एक की वैल्यू आई है 2 और एक की वैल्यू कितनी आई है? ठीक है। अब आपको इसके अंदर एक टेबल याद रखना है। क्या याद रखना है? एक टेबल। कैसे याद रखेंगे उस टेबल को? देखें आप, यहां पर क्या दिया हुआ है? अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा मैं और बता देता हूं। मैंने अभी क्या पढ़ा? मैंने ये बताया n इक्वल टू क्या था? 4, यानी कोश की संख्या कितनी थी? 4। इस कोश की संख्या में 4 ही क्या है आपके पास? उपकोश। 4 ही क्या है आपके पास? उपकोश। उपकोश को आप किससे डिनोटेट करते हैं? स्मॉल एल से। एक उपकोश ऐसा है जिसकी वैल्यू क्या आई? 0। एक उपकोश ऐसा है जिसकी वैल्यू कितनी? 1। एक उपकोश ऐसा है जिसकी वैल्यू आई 2 और एक उपकोश ऐसा है जिसकी वैल्यू कितनी आई? यानी 4 कोश थे तो उपकोश में कितने आए बेटा? 4 ही आए ना। वैल्यू अलग अलग आई थी, है ना। अब इसको कैसे करना है कि ये वैल्यू आई तो क्या नेम होगा? उसके लिए एक टेबल याद करनी है। क्या याद करनी है आपको? एक टेबल। देखिए बहुत सिंपल है, मैं सिर्फ इसमें 4 या 5 डिजिट ही कराऊंगी, इतनी आपकी आती है। सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है? एल का मान। क्या याद रखना है? एल का मान। और उस एल के मान के लिए उपकोश का कौन सा संकेत लिखा गया वो आपको याद रखना है। उपकेश का जो संकेत लिखा जाएगा वो किस में होगा? इंग्लिश के लेटर में होगा। अगर एल का मान 0 है तो उपकोश कौन सा होगा? एस। एल का मान 1 उपकोश हो गया पी। एल का मान 2 उपकोश हो गया डी। एल का मान 3 उपकोश हो गया एफ। एल का मान 4 उपकोश क्या हो गया? जी। आई जे तक है, जे नहीं आता उसके अंदर। अगर आप 5 लेंगे तो उसमें कौन आ जाएगा? आई आ जाएगा, लेकिन अपने इतने हैं नहीं। अब देखो क्या हुआ, L इजिकल टू क्या है? 0। L इजिकल टू क्या है? 0। तो उपकोश कौन सा होगा? S। कौन सा होगा? S। L इक्वल टू 1 है तो उपकोश कौन सा हो गया? P। और L इक्वल टू 2 है तो D। और L इक्वल टू 3 है तो। इसका मतलब हमने क्या पढ़ा? कोश नंबर 4। हाँ, इसी से बनेगा इलेक्ट्रोविन्यास, आगे जाके पढ़ेंगे हम। इसका मतलब हमने अभी क्या सीखा? कोश कौन सा है? 4। तो कोश 4 है तो उपकोश भी कौन से है उसके अंदर? 4 ही हैं। पहला उपकोश कौन सा है? S। फिर कौन सा है? P। फिर कौन सा है? D। फिर कौन सा है? F। अब ये कौन से कोश में पाए जा रहे हैं? अरे चौथे में ही पाए जा रहे हैं ना। अरे चौथे में ही पाए जा रहे हैं ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4S 4P 4D 4F। बताइए, एनी डाउट? भाई कोश कौन सा लिया? चौथा, और उसी के अंदर उपकोश पाए जा रहे हैं। तो पहली बात याद रखेंगे, जितने कोश होते हैं उसमें उतने ही उपकोश की संख्या होती है। अगर कोश 10 है तो उपकोश भी कौन से कितने होंगे? 10। कोश 12 है तो उपकोश भी कितने होंगे? 12। वो अलग है कि उनकी वैल्यू क्या क्या होगी। अब हमने एग्जाम्पल क्या लिया था? कोश बराबर कितने हैं? 4। तो उपकोश उसके अंदर कितने होंगे? 4। कैसे निकालेंगे? 0 से n-1। तो कितनी वैल्यू है हमारे पास? 4। 0 1 2 3। उसके लिए हमारे पास एक टेबल है। 0 है तो क्या होगा? S। L है तो 1 होगा तो P। 2 है तो D और 3 होगा तो F। ये बात इतनी समझ में आ गई? उपकोश कौन बताता है? दिगंशी क्वांटम संख्या बताती है। ठीक है। उपकोश की ऊर्जा के बारे में, उपकोश के आकार के बारे में भी कौन बताएगा? दिगंशी क्वांटम संख्या बताएगी। ठीक है। तो पहली क्वांटम संख्या ने तो किसके बारे में बताया? कोश के बारे में। दूसरी क्वांटम संख्या ने किसके बारे में बताया? उपकोश के बारे में। इसके अंदर कोणीय संवेग वगैरह भी है, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। थर्ड आपके पास कौन सी है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। थर्ड आपके पास कौन सी है बेटा? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, और इसको किससे प्रदर्शित करता है? स्मॉल m और L और लिख देते हैं साथ। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको हम। ठीक है। यही जनरली किसके बारे में बताएगी बेटा? आपकी कक्षक के बारे में बताएगी। किसके बारे में बताएगी? कक्षक। पहली क्वांटम संख्या ने कोश के बारे में बताया। कोश में कितने उपकोश पाए जाते हैं? दिगंशी क्वांटम संख्या ने बता दिया। अब उस उपकोश में कक्षक भी तो है जहां पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो कक्षक के बारे में कौन बताएगा? चुंबकीय क्वांटम नंबर। कौन बताएगा? चुंबकीय क्वांटम नंबर। किसी भी उपकोश में कितने कक्षक पाए जाते हैं उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है 2l+ का
कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? 2l प्लस का, ठीक है। अगर आपको कक्षक पता चल जाता है तो इन कक्षक की जो वैल्यू होती है, यानी कक्षक का मान, अभी मैं एक एग्जांपल से पूरा करा दूंगी। कक्षक का मान, अगर आपको कक्षक का मान देखना है तो वो आप कैसे निकालेंगे? माइनस एल से प्लस एल। कैसे निकालेंगे आप? माइनस एल से प्लस। अभी कक्षक निकालेंगे हम, कैसे निकालते हैं? तो उस कक्षक की वैल्यू भी आएगी, तो उस वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? माइनस एल से प्लस। तो आपको ये याद रखना है कि जो चुंबकीय क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है? कक्षक के बारे में बताता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12 प्लस 1 के अकॉर्डिंग करेंगे, तो ये वैल्यू है। अब इसको मैं एग्जांपल से बताऊंगी। अभी हमने पढ़ा था ना n इक्वल टू 4 वाला, उसी से पढ़ते हैं। देखिए आप, देखिए n बराबर कितना है? 4। इसको पढ़ना आना चाहिए। इसका मतलब कोश की संख्या कितनी है आपके पास? 4। कौन सा कोश है ये? KLM। कौन सा कोश है? n। कौन सा कोश है ये? n कोश के बारे में पढ़ना सबसे पहले। जितने कोश होते हैं उतनी आपके पास क्या पाए जाते हैं? उतनी आपके पास क्या पाए जाएंगे? उपकोश। कैसे निकाला? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा? 0 से n माइनस, ठीक है। क्या वैल्यू निकल के आई? हमारे पास 4 वैल्यू निकल के आई। कौन कौन सी निकल के आई? एक वैल्यू है जिसमें l का वैल्यू 0 है, l इक्वल टू 1 है, l इक्वल टू 2 है, और l इक्वल टू कितना हो गया? l इक्वल टू 0 है तो कौन सा आ गया? s उपकोश। इसके लिए p हो गया, इसके लिए आपके पास d हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा? f। अब आपको क्या करना है? अब इसके अंदर कक्षक निकालना है। क्या निकालना है? ऑर्बिटल, कक्षक। हाउ मेनी ऑर्बिटल प्रेजेंट एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? कैसे, कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे आप? 2l प्लस का 1। अब s के लिए निकालेंगे तो वैल्यू s की रखेंगे, p की रखेंगे, s की रखेंगे। s के लिए l की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1। इसका मतलब s के अंदर कितना ऑर्बिटल पाया जाता है? एक। कितना पाया जाता है? एक। और इस ऑर्बिटल को कैसे शो करते हैं? लाइक एज वन डिब्बा, एक डिब्बा, ऐसे लिखते हैं। ऑर्बिटल को कैसे लिखते हैं? इस टाइप से। पी के लिए कितना आएगा? बताओ कैलकुलेट करके। पी के लिए कितना आएगा? 3, डी के लिए 5, एफ के लिए 7, ठीक है। इसके लिए कितना आएगा? 3, इसके लिए 5, और इसके लिए 7। कैसे करेंगे? इसमें कितने डिब्बे बनाने हैं आपको? 3। इसमें कितने डिब्बे बनाने हैं आपको? 5। और इसमें कितने डिब्बे बनाने हैं आपको? 7। इट इज क्लियर? बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। ये क्या हो गया? ऑर्बिटल आ गया आपके, है ना। ये कौन सा ऑर्बिटल है? एस हो गया ना। कौन से का है ये? 4s का। ये किसका है? 4p का। ये किसका है? 4d का। और ये किसका है? इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ऑर्बिटल आ जाए, कक्षक आ जाए, तो उसकी वैल्यू लिखना आना चाहिए हमें। आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? तो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है? माइनस एल से प्लस एल, है ना। यही तो वैल्यू थी। माइनस एल से कहां तक थी बेटा? प्लस एल तक। कैसे लिख लेंगे आप इसकी वैल्यू? ओ रेड में तो रेड चला गया, ब्लैक दिख जाएगा। इसमें एल का वैल्यू कितना है? एस के लिए एल का वैल्यू कितना है? एल का वैल्यू कितना है? 0। तो -0 से +0, तो एम की वैल्यू कितनी आएगी? 0। कितनी आएगी एम की वैल्यू? कितनी आएगी? 0। इसकी बात करें तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 1। एल की वैल्यू कितनी है पी के लिए? 1 है ना। तो क्या करोगे? -1 से +1, तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 1, 0, प्लस का 1। इसमें आएगी वैल्यू माइनस का 2, -1, 0, +1, प्लस का 2, है ना। और इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 3, माइनस का
3 माइनस का 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस का 3। ये वैल्यू किसकी है? m। ये वैल्यू किसकी है? m की। सबसे पहले किसके बारे में बात करी हमने? कोश के बारे में। कोश में क्या पाया जाता है? उपकोश। उपकोश में क्या पाया जाता है? कक्षक, है ना। कक्षक की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? -l से +l तक। भाई s आपके पास उपकोश है तो उसमें कक्षक भी कौन सा हो गया? s ही ऑर्बिटल हुआ कि नहीं हुआ? तो s के लिए l की वैल्यू कितनी? 0, तो 0 वैल्यू होगी m के लिए। इसके लिए वैल्यू क्या आ गई? आपका ये कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आएगा, नीट आईआईटी में भी आना है। आपको चारों क्वांटम संख्या की वैल्यू दी जाएगी और आपसे पूछी जाएगी कि इसमें से कौन सी वैल्यू रॉन्ग है और कौन सी आपकी राइट है। और आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। आपको 4 सेट दे दिया जाएगा और फिर आपसे पूछेगा कौन सा गलत है और कौन सा सही है, तो वैल्यू चेक करना आना चाहिए। इसका मतलब कोश नंबर 4 है, कोश नंबर 4 है तो उसके अंदर कक्षक की वैल्यू इतनी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +4, ये सब कुछ हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोश नंबर 4 के अंदर टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, टोटल कक्षक कितने हैं कोश नंबर 4 में? टोटल कक्षक बताइए। टोटल कक्षक, टोटल 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 16 और काउंट करो 5 कितने हो गए? कितने ऑर्बिटल हो गए? कितने ऑर्बिटल हो गए? 16 ऑर्बिटल हो गए ना। और आपसे पूछा जाए, ये तो आपको आई गया कि कोश नंबर 4 में टोटल। अच्छा, इसके लिए एक फॉर्मूला और है। अगर आपसे कोश से डायरेक्ट क्या पूछा जाए? कक्षक पूछा जाए कि आपको कोश नंबर दे दिया जाए 4 और आपसे पूछा जाए कितने कक्षक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करना है n²। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है? n²। कौन सा अप्लाई करना है? n²। अब देखो ये जो कक्षक बना है ना, इनमें कौन रहने वाले बेटा? इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले? अब हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको ये याद रखना है, एक डब्बा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2। जितने ऑर्बिटल होते हैं उससे 10 डबल क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे आप? 2l प्लस का जो 1 फॉर्मूला था उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप? 2 से। तो इसमें डब्बा कितना है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। इसमें डब्बा कितने हैं? 3, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। इसमें डब्बे कितने हैं? 5, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। डब्बे कितने हैं? 7, तो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जल्दी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट? कितने हैं? 32। कितने हैं? 32। कितने हैं? 32। अब ये फॉर्मूला हमने जो लिखा था, कौन सा फॉर्मूला लिखा था? n² का। कौन सा फॉर्मूला लिखा था? n² का। ये तो क्या निकालने के लिए था? कक्षक। भाई आपका जो एग्जाम में आएगा तो वो कैसा क्वेश्चन आएगा? एबीसीडी वाला क्वेश्चन आएगा, तो उसमें तो इतना तो लिखना नहीं है, उसमें तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा n इक्वल टू कितना है? 5। तो इसमें क्या बतानी है आपको? कक्षकों की संख्या बताइए, तो क्या लगा देंगे? n²। इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला करना है? इस n² में किसका गुणा कर देना? 2 का। भाई कक्षक से जस्ट डबल ही तो पाई जा रहे हैं, तो आप इसमें किसका गुणा कर दीजिए? 2n²। अब देखो 5n दे रखा है तो 5 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। तो 25 तो क्या हो गया? कक्षक। और 25 से जस्ट डबल क्या आने वाला है? 50। तो ये तो है शॉर्ट ट्रिक और ये आपका क्या है? लॉ। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे रखे जाते हैं? देखो, एक इलेक्ट्रॉन को समझाते थे इसको। इन डिब्बों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है ना। तो इलेक्ट्रॉन कैसा भरा जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की दिशा में, एक इलेक्ट्रॉन नीचे, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की दिशा में, एक इलेक्ट्रॉन नीचे। जो नेक्स्ट हम क्वांटम संख्या पढ़ेंगे उसका मतलब क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या। वो चक्रण का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताती है। जैसे आपकी पृथ्वी
सूरज के चारों तरफ घूमती है और अपनी अक्ष पे घूमती है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ भी घूमता है और अपनी अक्ष की पे भी घूमता है। अगर अपनी अक्ष पर वो घड़ी की दिशा में घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसकी डायरेक्शन आती है ऐसे ऊपर की तरफ, इसको बोलता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी की दिशा में घूम रहा है। और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है तो उसका साइन कैसा आता है, नीचे की तरफ। अगर हम चक्रण की बात करें तो चक्रण की वैल्यू क्या होती है, हाफ। चक्रण की वैल्यू क्या होती है, हाफ। किसी भी इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष पर घूमने का जो वैल्यू होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, चक्रण। और चक्रण का मान कितना होता है, आधा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूमता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है प्लस का हाफ। जैसे घड़ी की दिशा में घूम रहा है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस का हाफ। और ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है तो वैल्यू हो जाएगी वही हाफ, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा में तो साइन आ जाता है माइनस। क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं इसको, दक्षिणावर्त, और वामावर्त लिबो रोटेटरी। तो ये आपकी क्या थी आज क्वांटम नंबर। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करते हैं इसके, ठीक है।